लिए क्या करना है। तो इजराइल बशर अल असद को हटाने के बाद गोलान हाइट्स का दूसरा इलाका कुनैत्रा तक, जहां मैं गया हूं कई बार, वहां भी कब्जा कर लिया है। माउंट हरमान भी, जो अपोजिट है गोलान हाइट्स के, वो भी कब्जा कर लिया है। और दर्रा का इलाका साउथ में, वो भी तकरीबन जो इलाका सीरिया का इजराइल ने जो लिया है, वो पूरे गाजा के साइज के बराबर का है। तो इतना। अच्छा साहब, मैं अब थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ आना चाहता हूँ, अमेरिका से निकल करके। वही सूरत हाल है, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट की तरफ आना, मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, खास तौर से टर्की को लेकर, पाशा साहब, उसमें क्या आपको लग रहा है? टर्की क्या वाकई ये सीरियसली मैटर है कि टर्की और इसराइल जो है वो आमने सामने आ रहे हैं? फिर टर्की ने जो अभी वारंट जारी किया है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, इसको कितना सीरियसली आप लेते हैं? और ये कि अब सीरिया के गिर्द में जो है टर्की फोर्स तैनात कर रहा है और कभी भी दोनों में जंग हो सकती है। तो ये इस मैटर को, हालांकि ये हमने बहुत दिनों तक देखा, लेकिन इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं? या महज ये, जैसा कि तजिया निगार कह रहे हैं कि चूंकि इसराइल में इलेक्शन है, बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि इलेक्शन एक्सटेंड हो और आगे बढ़े, क्योंकि उनकी हार हो रही है, तो उसका हिस्सा भी ये टर्की हो सकता है, क्योंकि रजब तैयब अर्दगान जो है वो बहुत करीब है बेंजामिन नेतन्याहू। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं एज ए एक्सपर्ट जो पूरे सूरत हाल है। पाशा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी, ये जो हमला इसराइल की तरफ से हुआ है नॉर्थ ईस्ट शुमाली सीरिया में, देरजूर के पास, जहां एयरपोर्ट और एयरबेस मरम्मत कर चुके थे टर्किश कंपनीज, उसको दोबारा इसराइल ने बमबारी करके तहस नहस कर दिया है। और कुछ ही घंटे पहले एक टर्किश डेलीगेशन वहां जो आया था, वो भी बातचीत करके बहाल कैसा करना और इम्प्रूव करना बोल के वो टर्की वापस चले गए थे। देखिए, ये सिविल वॉर के दौरान इस एयरबेस पे काफी हमला हुआ था और वहाँ आउट ऑफ एक्शन हो गया था। तो ये इसराइल की पॉलिसी ये है कि जो भी हवाई अड्डे या मिलिट्री ताकत सीरिया की मजबूत की जाती है ईरान द्वारा या जो भी देश, उसको होने नहीं देंगे बोल के का ये मुसम्मम इरादा है। इसीलिए जो है बशर अल असद को हटाने के बाद इसराइल ने कई दिनों तक हवाई अड्डों और दूसरे ठिकानों पे बमबारी करके मिलिट्री के जो आसार थे, कैपेबिलिटी थे इस शाम के, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सिर्फ रशियन एयरबेस और नेवल बेस तारतूस के पास छोड़ के। तो अब धीरे धीरे जो है, चूंकि टर्की काफी इंटरेस्टेड है सीरिया में और उनकी सपोर्ट की वजह से अल शर्रा ने वहाँ सदर बने और बशर अल असद को उनका तख्ता पलटे। तो अब जो है पुलिस और मिलिट्री की ट्रेनिंग देके धीरे धीरे वो सीरियन मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इतना बड़ा वसी इलाके को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ कुर्दिश भी हैं और दूसरे माइनॉरिटीज भी हैं, ड्रूज भी हैं और शिया सुन्नी वगैरह, अलावाइट्स वगैरह। तो फौज इसराइल देखना नहीं चाहता कि सीरिया के पास एक स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स हो। तो पहले तो उनका अनबन चल रहा है टर्की और इसराइल का, हालांकि मोस्टली ये रिटोरिक है, बातचीत में है और बयानबाजी में है। और ईरान लगातार, सॉरी, टर्की लगातार तेल जो है अजरबैजान से इसराइल भेजता है और मोसाद और टर्किश इंटेलिजेंस के साथ भी काफी कोऑपरेशन होता है और मोसाद के डेलीगेशंस यहाँ लगातार आते रहते हैं आराम। तो ये कोऑपरेशन तो बहुत पुराना है और लगातार चल रहा है। और एर्दोगान जो है फलस्तीन के हक में पार्लियामेंट में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलते हैं, उसका कुछ खास इसराइल पे असर नहीं होता।
जैसा इजराइल के वजीर दिफा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एर्दोगान पहले की तरह सिर्फ बयानबाजी करते रहे, लेकिन वो गुरेज आए कि सीरिया की मिलिट्री को ताकतवर ना बनाए, वरना हम भी जानते हैं क्या सिक्योरिटी हमारे इजराइल की सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। तो इजराइल बशर अल असद को हटाने के बाद गोलान हाइट्स का दूसरा इलाका कुनैत्रा तक, जहां मैं गया हूं कई बार, वहां भी कब्जा कर लिया है। माउंट हरमान भी, जो अपोजिट है गोलान हाइट्स के, वो भी कब्जा कर लिया है। और दर्रा का इलाका साउथ में, वो भी तकरीबन जो इलाका सीरिया का इजराइल ने जो लिया है, वो पूरे गाजा के साइज के बराबर का है। तो इतना वसी इलाका जो है सीरिया का, गोलान हाइट्स के अलावा इजराइल जो है बशर अल असद के हटाने के बाद ले लिया है कब्जे में, और वो वहां से हटना नहीं चाहता है और उसको ग्रेटर इजराइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो टर्की जो है अभी कुछ उसका बमबारी का जवाब नहीं दिया है। हालांकि वहाँ के एक मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपने तरीके से जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इसराइल का। और कुछ अखबार ये भी कह रहे थे यहाँ कि नाटो की मीटिंग भी बुलाया था, लेकिन नाटो की काउंसिल इस पे बहस करने से इनकार कर दिए कि ये टर्की पे हमला नहीं हुआ है, और टर्की और जो भी हमलावर देश है उनके बीच बातचीत करना या जो भी सुलह सफाई करना, इसमें नाटो दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो अब देखना होगा कि टर्की आगे चल के इसराइल का क्या जवाब देता है। ये देखिए, दो तरफ से जवाब हो सकता है। एक तो सीरिया की गवर्नमेंट को लगातार मिलिट्री सपोर्ट करना, और दूसरी तरफ जो है टर्की की नेवी बहुत ताकतवर है, और वो जो है ग्रीस और साइप्रस के बीच में जो इसराइल गैस का पाइपलाइन, जो गैस खोज के निकाल रहा है लेबनान के कोस्ट पे और गाजा की कोस्ट पे, उसको अपने लेवियातान वेल से जोड़ना चाहता है और एक्सपोर्ट करना चाहता है साइप्रस और ग्रीस के जरिए यूरोप को। लेकिन इसमें बीच में काटा है टर्की। टर्की इसको इजाजत नहीं दे रहा है, और उसकी नेवी वहां बरकरार पेट्रोलिंग कर रही है, जिसकी वजह से ड्रिलिंग रुक रुक गई है साइप्रस के इलाके में, क्योंकि शुमाली साइप्रस जो है टर्की के कंट्रोल में है। तो ये इसराइल को जो है बहुत बड़ी ये टर्किश नेवी को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टर्की के पास बहुत ताकतवर नेवी है और बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास जो मिसाइल्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, और दूसरे असला औजार जो हैं, तो इसराइल को पता है और वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि इसराइल अपनी एयरफोर्स पे नाज करता है, ना कि नेवी। हालांकि उसके पास सबमरीन्स हैं, लेकिन जिस तरीके से टर्की की नेवी है वो ब्लॉकेड कर रही है, और मेरे ख्याल से कई सालों से इसराइल परेशान है टर्किश नेवी से ड्रिलिंग के मामले में, और जो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं उसको बनाने नहीं दिया है। और मेरे ख्याल से वहाँ कार्रवाई होगी, मेरे ख्याल से, अगर टर्की को जवाब देना चाहता है। और नेतन्याहू का जो अरेस्ट वारंट है, मेरे ख्याल से ये दिखावा है, उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू डर के किसी भी यूरोपीय या दूसरे मुल्क को जा नहीं रहा है। और अभी जब अमेरिका गया था, वो छुप छुपा के जो है रूट कुछ और बता के कहीं कुछ और रूट से गया था, और यूरोपियन देशों के ऊपर से नहीं जा रहा है अब। तो ये जो है क्रिमिनल है आईसीसी कोर्ट के मुताबिक। करीम खान जो उनको अरेस्ट वारंट दिए थे, और उनके वजीर दिफा को। उसके अलावा ये टर्की का रेड अलर्ट इंटरपोल नोटिस भी उनको आइसोलेट कर सकता है, बदनाम कर रहा है, और फिर उनकी पॉपुलैरिटी इसी वजह से इजरायलियन के बीच में कम होती जा रही है। उनकी पार्टी हारने की स्थिति में पहुंच गई है, जिससे ये बमबारी करते हैं, कभी सीरिया पे, कभी लेबनान पे, कभी नरसंहार गाजा में, और कभी ईरान को धमकी देते हैं, और कभी किसी मुल्क को करते हैं। तो ये वार पावर्स एक्ट और इमरजेंसी पावर्स को इस्तेमाल करके
ये जंग जारी रखना चाहते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं और इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं। जी। बिल्कुल सही तज्ज़िया किया और मेरा भी यही अपना था कि और ये बात जो है जो वहाँ पे मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था इज़राइल की, तो वही ये शक ज़ाहिर कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसमें से एक वॉर है। तो बहरहाल ये ठीक है, मैं आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पे बात होनी है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ अमेरिका ईरान को लेकर के क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए अमेरिका तो चाहता है कि किसी तरीके से उसकी इकोनॉमी बढ़े, कोई रास्ता खुले, लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज़ में आकर के वो फँस जाता है और बुरी तरह से फँसा हुआ है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ यूएस का हिस्सा है। ईरान ने कहा हमने तो रास्ते बंद कर दिए, खुलवा लो तुम अगर तुम्हारा हिस्सा है तो। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प के पास। तो क्या लग रहा है, क्या क्या होगा? क्या इसी तरीके से चलता रहेगा? क्योंकि ईरान ने कहा जब तक डोनाल्ड ट्रम्प हैं, तब तक जो है वो हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो रोक लगाई है, क्या इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि अब तो फिर नवंबर में चुनाव होगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी डोनाल्ड ट्रम्प की जो सूरत-ए-हाल अभी है, मैं बात की नहीं कर सकता हूँ क्या होगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है, पाशा साहब आप तो वहीं हैं, उसमें यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प हार सकते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग ही नहीं, ऐसी कार्रवाई होगी कि वो जेल भी जा सकते हैं। तो और उसके बाद ईरान फिर हो सकता है बातचीत करे कि भाई अब तो डोनाल्ड ट्रम्प है नहीं और अब हम बातचीत अमेरिका से करने के लिए तैयार हैं। और मुझे मेरा अपना ख्याल ये है कि जो नए सदर आएंगे उनका भी यही होगा कि भाई अभी फिलहाल बातचीत से रास्ता निकालो, तब तक इजराइल का भी हला भला हो चुका होगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ईरान की ही हमें थोड़ी ताकत दिखाई दे रही है, यानी ईरान को ही मजबूत होता मैं देख पा रहा हूँ। पाशा साहब क्या आप कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कमजोर हो गई है यहाँ और रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स बहुत परेशान हैं जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं और जो समझौता होना था जो नहीं हुआ है और बेतुका की ये जंग में इजराइल के दबाव में आके फंस गए बोल के यहाँ काफी कुछ उनकी तनकीद हो रही है और जो भी इलेक्शंस के पोल्स आ रहे हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे जो है बड़ी तादाद में हारने वाले हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत होने वाली है जिससे उनकी मेजॉरिटी होगी या तो सेनेट में या दोनों ऐवानों में और ये होता है तो इम्पीचमेंट मेरे ख्याल से होगा ट्रंप का और उनको वार पावर्स एक्ट मिसयूज करने का और जंग कांग्रेस का ऑथराइजेशन के बगैर लड़ने का जो है ये बड़ा चार्ज उन पे लगा जाएगा और करप्शन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ। तो उसके अलावा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस उन्होंने वो लगाए हैं, देखिए ईरान काफी मजबूत पोजीशन में है। हालांकि नाकाबंदी हो रही है, तेल ईरान का बहुत कम मिकदार में जा रहा है, हालांकि जा रहा है। ईरान का तेल जो है हॉर्मोज के जरिए से जा रहा है, कुछ जहाज लेके जा रहे हैं, लेकिन वो अब छाबहार के पोर्ट पे रेलवे के जरिए वैगनों के जरिए वहां से भेज रहा है और तुर्कमेनिस्तान मशहद के जरिए से भी चीन को तेल भेज रहा है। लेकिन उनका जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है और वही है अब मेजर सोर्स ऑफ इनकम उनको। और जो तुर्की से ईरान का जो माल जाता है कम से कम 1,000 ट्रक्स एक दिन 24 घंटे में जाते हैं, वो 300 गुना बढ़ गया है वो। इसके अलावा जो है सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं कजाकिस्तान से लेके 5 मुल्क, उनके साथ भी इनकी तजारत काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है रशिया के साथ भी इनका लिंक कैस्पियन सी के जरिए, बोट्स के जरिए, शिप्स के जरिए और रेल रोड के जरिए भी काफी माल आता जाता रहता है। उसके अलावा चीन को जैसा कि मैंने कहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए तुर्कमेनिस्तान के जरिए हर दिन रेल गाड़ियां जाते हैं
पहले 2 इंजन की जाते थे, अब सुनने में आ रहा है कि 4 इंजन लगाएंगे, बीच में भी 2 लगाएंगे। तो लंबी-लंबी गाड़ियां जो है माल लेके जाते हैं, तेल ज्यादातर वहां से भी माल लाते हैं। और चीन ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के सैंक्शंस में ईरान के ऊपर वो हिस्सेदार नहीं होगा और जवाबी कार्रवाई करेगा बोल के। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी उनके साथ 6 रूट्स हैं। एक तो पुराना जो जाहिदान को लेके जाता है, और दूसरा जो है ग्वादर से डायरेक्ट चाबहार की तरफ, सीस्तान जो बोलते हैं वहां भी जाता है। उसके अलावा जो इराक का है, इराक से भी काफी माल वो एक्सपोर्ट करते हैं। और पिछले 25 सालों में जो है मेजर एक्सपोर्ट्स ईरान के इराक को जाते हैं, क्योंकि वहाँ किल्लत है चीजों की, और गवर्नमेंट के पास अमेरिका इतने पैसे नहीं देता, तो ईरान का माल वहाँ एक्सपोर्ट होता है। तो ये 5 6 जरिए जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अमेरिका इन देशों पे दबाव भी डालता है कि आप इनसे तिजारत मत करिए। हालांकि 1/3 जो है दुबई से आता था, अब दुबई ने फॉल्स फ्लैग अटैक के बाद जो है पूरे इक़्तिसादी ताल्लुकात तोड़ लिया है। लेकिन वहाँ जो ईरानी रहते हैं, अब वो या तो बहरीन भेजते हैं या कतार भेजते हैं या ओमान भेजते हैं वही माल। तो घूम फिर के ईरान को आता है वहां से एक जरिए ना एक दूसरे जरिए से। तो इन सब ताल्लुकात को अमेरिका जो है सैंक्शंस नहीं डाल सकता, और ये सब देश अमेरिका के दबाव में आके ईरान पर तिजारत या ट्रेड लिंक्स मेरे ख्याल से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इनको काफी फायदा होता है ईरान से, और ईरान को भी काफी फॉरेन एक्सचेंज भी आता है इनके जरिए से। तो ये सैंक्शंस जो है पहले ही ईरान इसका लाचार था, और उन्होंने नए नए स्ट्रेटजीज बना लिए हैं, और ये मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि रूस और चीन और टर्की भी मेरे ख्याल से, और पाकिस्तान भी बड़े पैमाने पर इसको अपोज करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है चोरी छुपे अमेरिका या जो है ओमान के रास्ते से तेल निकालता है, और जो टैंकर्स हैं उनको लाइट ऑफ करके, रेडार ऑफ करके, इक्का दुक्का हेलीकॉप्टर भेज के वहां से लेके जाता है और आंकड़े बताता है। लेकिन जिस तरीके से पहले 28 फरवरी से जो तेल जाता था, उसका सिर्फ अगर आंकड़े लगाए तो 10-15% ही जा रहा है, तो ज्यादा नहीं है। तो ईरान का दबदबा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का, वो अमेरिका को परेशान कर रहा है। पूरे दुनिया में ऑयल प्राइसेस 90 से ज्यादा डॉलर हो गया है, और इससे काफी परेशानी हो रही है अमेरिका को ही नहीं, यूरोप की भी नहीं, पूरे दुनिया के देशों को। और फर्टिलाइजर की भी शॉर्टेज से फूड सिक्योरिटी पे भी काफी असर होने वाला है। यहाँ अब बड़ी बात हो गई अमेरिका में, क्योंकि 35 या 40% यहाँ के अनाज उगाने वाले फार्मर्स वो कह रहे हैं कि पहले तो डीजल की रेट बढ़ गया है, अब केमिकल फर्टिलाइजर की भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, और मिल भी नहीं रही है जिस क्वांटिटी में वो चाहते हैं। तो यहाँ पे भी फूड क्राइसिस होने वाला है, कीमतें आगे बढ़ने वाली हैं। तो इससे जो है हार्मोज जब तक बातचीत के जरिए खोलते नहीं, अमेरिका अमेरिका इसी तरह बयानबाजी करते रहा है कि हम कंट्रोल कर लिए हैं और शिप्स आ रहे जा रहे हैं और अमेरिका का भाग बन गया है। यहाँ लोग हंसते हैं, ये जिस तरीके से ये ट्रम्प बयानबाजी करता है कि हम हरमुज ले लिए, और पूछते हैं कि ये हम हर दिन जो है इतनी बड़ी कीमत पेट्रोल डीजल को क्यों दे रहे हैं, अगर आपके कंट्रोल में है हरमुज और खोल दिए, तो क्यों वहां से तेल नहीं आ रहा है, यहाँ की तेल की किल्लत क्यों हो रही है बोलते हैं। हालांकि एनर्जी सेक्रेटरी ने आज बयान दिया कि अमेरिका सबसे बड़ा गैस और क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है बोल के, लेकिन कीमतें जो है जो दुनिया में है वही यहीं पे है, क्योंकि यहाँ के जो ऑयल कंपनीज हैं, जो दुनिया में प्राइस होता है यहाँ भी वही उसी को चार्ज करते हैं। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। इस लिहाज से जी जो है जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत अहम है, ईरान जो कर रहा है। और दो और बातें जल्द से मैं बोल के खत्म करूंगा, और ये है कि
जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जो इराक को गए थे, लौटते हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि खाड़ी के देश हमें आग्रह कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए और नया सिक्योरिटी निजाम स्थापित करने के लिए वो हमारे से इच्छुक हैं, बातचीत अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं बोल के। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ये खाड़ी के देशों को पता चल गया है कि वो उनकी दिफा नहीं कर सकते अमेरिका, और सिर्फ इसराइल की दिफा में जुड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से जो है अब ये रिश्ता ईरान से मिलजुल के रहने की बात कर रहे हैं। हालांकि यूएई अभी भी जो है अमेरिका इसराइल की पिट्ठू की तरह वो काम कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसी का नुकसान होगा, जैसा कुवैत और ओमान का नुकसान हो रहा है। तो इस लिहाज से खलीबाब की बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक तरफ तो वो मिलिट्री पैक्ट्स कर रहे हैं टर्की से, पाकिस्तान से, कुवैत और सऊदी अरेबिया, बट अब ईरान को भी जो है वो फीलर्स भेज रहे हैं कि हम आपसे सिक्योरिटी की बात करना चाहते हैं और अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना चाहते हैं बोल के। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो कुर्दिश गवर्नमेंट काम कर रही थी, उससे वहाँ अब ये पता चल रहा है कि बरजानी और तुलसी गबार्ड जो सीआईए नेशनल इंटेलिजेंस के डिफेंस के चीफ थी, ये एक सीक्रेट लाइन बनाई गई थी जिससे ट्रम्प बरजानी से बात करते थे, और उन्होंने काफी कुछ पैसे दे के जनरल वाहिदी जो आईआरजीसी के चेयरमैन हेड हैं और 4-5 और जनरल्स हैं, उनको जो शाम में जनरल्स को पैसे दे के उनकी तरफ जो सपोर्ट लिया है, उसी तरह का यहाँ भी कोशिश करे। और इसमें पाकिस्तान के आसिम मुनीर भी शामिल थे बोल के यहाँ आप इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हुई है और पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने भी ठुकरा दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हालांकि बरजानी और वाहिदी के बीच में बातचीत डायरेक्ट हो रही थी बोल के कई सूत्रों का यहाँ बताना है। जी, इस पे भी हमने काफी चर्चा की थी, और मैं इस पे नेक्स्ट टाइम पाशा साहब जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का धोखा है या पाकिस्तान किसके इशारे पे। बार बार हम ये बात जरूर कह रहे थे कि बार बार पाकिस्तान का ईरान इस तरह से जाना, अचानक दौरा करना और 3-3 दिन 4-4 दिन तक रुकना, ये क्यों हो रहा है। इस पे बड़े सवाल मैंने उठाए थे और एक्सपर्ट भी उठा रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं कुछ न कुछ होगा या जो भी है। तो इस पे डिटेल में मैं बात करूंगा। और महंगाई की जहाँ तक अमेरिका की बात है, हर जगह आप हिंदुस्तान में देखिए कि जो 40 रुपए की शक्कर थी 45 रुपए की, वो अचानक जो है 40% बढ़ा दी गई, यानी 65-70 रुपए किलो। तो पहले आपके ज़माने में 25 पैसे 50 पैसे जब कीमत बढ़ती थी, रेलवे में टिकट हो या पेट्रोल में 50 पैसा बढ़ गया तो सड़कें जाम हो जाया करती थी। आज मैं कल एक टैक्सी ड्राइवर से बस बात खत्म कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर से मेरी कल बात हो रही थी, उसने जो बताया मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि हिंदुस्तान में ओरिजिनल तेल यानी पेट्रोल, जो प्योर पेट्रोल है, वो 175 रुपए लीटर मिल रहा है, बाकी एथनॉल मिला करके वो आपको मिल रहा है 102-100। जबकि नितिन गडकरी जो वजीर हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि एथनॉल वाला जो है E20 वाला, वो हम 25 रुपये घटा कर देंगे। तो पैसे भी नहीं घट रहे हैं और हमारी गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, अब हम मजबूर हैं, क्या करें। तो इस तरह की चीजें निकल के बहरहाल आ रही हैं। जो भी है हम इस पे फिर से डिटेल में बात करेंगे। पाशा साहब, इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातें की, और बहुत अच्छा तजिया जो इस वक्त मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर से अमेरिका की सूरत हाल है उसका आपने जायज़ा लिया। मैं इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और जो भी कुछ अपडेट और नई डेवलपमेंट होगी उस पर बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। तो ये थे प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और जो भी है बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। खुदा हाफिज़।